हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन। ये आपके CITS एग्ज़ाम में जो POT बोलते हैं, ये है POT के क्वेश्चंस। ऐसे तो क्वेश्चंस आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। इससे आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहेगी और रटना नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपका उसका कंसेप्ट पता होगा तो ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में क्या शामिल है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत होता है जिसके अंदर क्या होता है, इसका सही आंसर होगा उत्तेजना और प्रतिक्रिया। अर्थात क्या होता है, उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। क्लासिकल कंडीशन देने वाले कौन हैं? ये हैं इवेन पेवलॉन ने हमारे को ये क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत दिया था। इसकी आपने कहानी भी सुनी हो। तो कुत्ते को बंद रखते हैं, घंटी बजने का टाइम, घंटी एक फिक्स टाइम पे 2:30 पर घंटी बजती है और उसके बाद खाना दिया जाता है। कुछ दिन ये कंटिन्यू फॉलो किया रूटीन। उसके बाद में जैसे ही वो घंटी बजती, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, क्योंकि उसको पता था घंटी बजने के बाद खाना मिलता है। तो उत्तेजना के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, इसलिए ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसके से रिलेटेड है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया से। सही आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? थॉर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के लिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लिए थॉर्नडाइक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या किया था, इनके अनुसार सीखना कब है? थॉर्नडाइक नॉन किसके लिए है? इसका आंसर है परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था कि जो इंसान सीखता कैसे है, तो सीखते कैसे हैं? बार बार प्रयास करने पर इंसान सीखता है। बार बार प्रैक्टिस करने पे, गलतियों को सुधारने से इंसान सीखता है। ये इनकी थ्योरी थी। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते वक्त आप कई बार गिरेंगे, लेकिन फिर आप साइकिल चलाना सीख जाओगे। तो ये किस पे होता है? परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने में कैसे मदद करती है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने में कैसे मदद करती है? उत्तेजनाओं को जोड़कर, बाय एसोसिएटिंग स्टिमुली। मतलब क्या बोल रहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे काम करती है? आगे आगे क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे काम करती है? हमने इससे पहले पढ़ा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किस पे डिपेंडेंट थी? उत्तेजना और प्रतिक्रिया पे। अर्थात उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। कोई भी स्टिमुलस होता है तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब ये बोल रहा है कि उत्तेजनाओं को जोड़ के, अर्थात पुरानी जो उत्तेजनाएं हैं, जो पुरानी स्टिमुलस है, उनको जोड़ा जाता है और उनसे नई नई उत्तेजनाओं को, जो पुरानी उत्तेजनाओं के साथ नई उत्तेजनाओं को जोड़ के और रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे घंटी बजती थी और फिर भोजन की थाली आती थी, तो कुत्ते के मुंह में लार बनती थी, लेकिन बाद में सीधा केवल घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, क्योंकि उसको पता था कि अब खाना आने वाला है। तो सीखने का क्या हो गया? क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कर रही है? उत्तेजना के बाद प्रतिक्रिया दे रही है, तो उत्तेजनाओं को जोड़कर क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, थॉर्नडाइक का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किस पर जोर देता है? थॉर्नडाइक का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत है, ये किस पे जोर देता है? ये देता है ग्रेजुअल लर्निंग पे। ग्रेजुअल लर्निंग मतलब क्रमिक सीखना। हम भी कोई चीज़ है अचानक नहीं सीखते हैं। सीखने के लिए कोई भी, मतलब इसका थॉर्नडाइक का कहने का अर्थ था कि कोई भी चीज़ें सीखना होता है जो अचानक नहीं होता, बल्कि धीमे धीमे कोई प्रोसेस करके कई प्रयासों के बाद में हम उस चीज़ को सीखते हैं। तो सीखना अचानक नहीं होता है, बल्कि कई प्रयासों के बाद सीखा जाता है। तो थॉर्नडाइक का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किस पर जोर देता है? क्रमिक सीखने पे। थोड़ा थोड़ा करके आप आगे सीख रहे हैं। इनसाइट लर्निंग किसने दिया था? ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं। कॉलर के द्वारा इनसाइट लर्निंग दिया गया था। इनसाइट लर्निंग, इसका सही आंसर क्रमिक सीखना, ग्रेजुअल लर्निंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है? किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है? मतलब कोई भी जॉब है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जॉब रोल कहा जाता है। जॉब रोल मतलब किसी कर्मचारी की जिम्मेदारियां और कार्यों का समूह। मतलब क्या हो सकता है जॉब रोल के अंदर? क्या हो सकते हैं, उसके पास किसी भी कर्मचारी के पास में क्या क्या
जिम्मेदारी है और क्या क्या कार्य हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है, जॉब रोल कहा जाता है। तो अद्वितीय संगठन में अद्वितीय नौकरी बनाने वाले के कार्य के समूह को जॉब रोल या नौकरी की भूमिका कहा जाता है। नौकरी की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, नौकरी का विवरण होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन नौकरी की विशिष्टता या कह सकते हैं आवश्यक जो योग्यताएं होती है वो जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। तो इसका सही आंसर होगा कि जॉब रोल कहा जाता है, क्या क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सीखने के परिणाम व्यापार के लिए विशिष्ट हैं और छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि जो ट्रेड में मस्ट बी अचीवेबल बाय स्टूडेंट्स, ऐसी क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होनी चाहिए कोई स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर जिससे वो सीख सके। तो विशिष्ट शिक्षण परिणाम स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम होने चाहिए। अर्थात ये किसको बोल रहा है, उस ट्रेड से जुड़े कौशल और ज्ञान बनाते हैं जिन्हें छात्र सीखना है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि किस प्रकार के सीखने के परिणाम व्यापार में एक विशिष्ट है, मतलब छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य है। कई बार आपको हिंदी में ना समझ आए तो इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में क्लियर समझ आ रहा है। विच टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक टू ट्रेड मस्ट बी अचीवेबल बाय स्टूडेंट। ट्रेड से लर्निंग आउटकम और स्पेसिफिक टू द ट्रेड के लिए कुछ स्पेसिफिक है, वो क्या चीज़ स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, तो स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। मतलब सीधा आप उस ट्रेड से जुड़े शब्दों को, सीधा आप उस ट्रेड से जुड़े कौशल और ज्ञान को बनाते हैं जिन्हें छात्र को सीखना है। जैसे इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड का बच्चा है तो वो वायरिंग सीखेगा, कॉस्मेटोलॉजी के हैं तो स्टूडेंट तो वो कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड सीखेंगे, सीएसए के हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड सीखेंगे। मतलब ट्रेड से रिलेटेड उन बच्चों का ज्ञान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट इज़ द सेलेबस। सेलेबस क्या है, तो सेलेबस क्या हो गया, लिस्ट ऑफ टॉपिक, विषयों की सूची। मतलब उन सेलेबस का मतलब हम बोलते हैं ना हमारे सेलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उन विषयों की सूची है जो कोर्स में पढ़ाया जाता है। कोर्स में जो पढ़ाया जाता है वो क्या कहलाता है, सेलेबस। तो जो कोर्स में पढ़ाया जाता है मतलब लिस्ट ऑफ टॉपिक, विषयों की सूची को क्या कहा जाता है, व्हाट इज ए सेलेबस। तो सेलेबस को कहेंगे विषयों की सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच व्यापार प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। तो किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, मतलब हम लोग अगर कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं तो कोई प्रशिक्षण को बना रहे हैं, जब हम कोई भी ट्रेनिंग चालू करते हैं, कोई ट्रेड का ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव आता है कि ये ट्रेड चालू करनी है, इस ट्रेड की ट्रेनिंग देनी है, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किसी प्रशिक्षण को बनाते समय उसमें क्या क्या नीड है, उसमें कितना टाइम लगेगा और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेगी, इनको ध्यान में रखकर हम किसी ट्रेड को बनाते हैं, किसी ट्रेड की ट्रेनिंग प्रशिक्षण को बनाते हैं। तो नीड, टाइम और फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पहले हमने पढ़ा सेलेबस, अब क्या है हमारे पास में कैरिकुलम। तो कैरिकुलम, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम। हम जब सेलेबस में बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, लिस्ट ऑफ टॉपिक, विषयों की सूची। लेकिन कैरिकुलम के अंदर आ जाता है विषयों की सूची नहीं होगी, पूरा शिक्षण कार्यक्रम होगा। क्या होगा, पूरा शिक्षण कार्यक्रम होगा। पूरा शिक्षण कार्यक्रम होगा जिसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट होगा, क्या टीचिंग मेथड होंगे, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। तो पाठ्यक्रम कैरिकुलम के अंदर क्या आ जाता है, प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम, अर्थात क्या क्या ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड, एवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ वन एडवांटेज ऑफ एनालाइज सेलेबस। पाठ्यक्रम विश्लेषण करने का एक लाभ क्या है। तो सेलेबस विश्लेषण करने का लाभ क्या होता है, इससे अनुदेशक को समझ में आ जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है, उसे समझना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है। हम लोग सेलेबस क्यों देखते हैं, क्योंकि सेलेबस का विश्लेषण करने से शिक्षक को ये स्पष्ट हो जाता है उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है,
और इससे पढ़ाई क्या होती है, व्यवस्थित होती है। तो कितना पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इससे क्या एक पढ़ाई व्यवस्थित होती है। तो एनालिसिस करने का, सिलेबस को एनालिसिस करने का कार्यक्रम इसलिए किया जाता है जिससे अनुदेशक को समझना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नौकरी विश्लेषण विधि के अतिरिक्त ट्रेड प्रशिक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन, नौकरी का ये है कि मतलब एक ध्यान रखना, ये थोड़ा से क्वेश्चन के आंसर्स आपको लगेंगे कि ये क्वेश्चंस के आंसर ये नहीं, ये सही होता है, लेकिन आपको 100% स्कोर करने हैं तो जो आंसर की में मेंशन है वही आंसर लगाना। मैं आपको वही आंसर बता रही हूँ, आप कहोगे मुझे गलत है, लेकिन मैं आपको वही आंसर बताऊँगी जिससे आप 100% स्कोर कर सको। इसका हो सकता है आपको ये लगे स्किल एनालिसिस मेथड, लेकिन इसका सही आंसर होगी नौकरी विश्लेषण विधि। और अगर आपको 100% स्कोर करना है तो आप यही आंसर टिक करना, ये आपके बेनिफिट के लिए बता रही हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा जॉब एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ADDI स्टैंड्स फॉर, ADDI का पूरा रूप क्या होता है या अर्थ क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, रट लेना। एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट। विश्लेषण, डिज़ाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन। मतलब ADDI का क्या मेथड होता है? पहले हम विश्लेषण करते हैं, फिर उसकी डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उस पर विकास करते हैं, मतलब उसको डेवलप करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में उसका मूल्यांकन करते हैं सही बना है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेज ऑफ ADDI इन्वॉल्व क्लियरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम? ADDI के किस चरण में निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है? मतलब जो कोई इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम आती है उसको कहाँ पे शामिल किया जाता है? तो इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम मतलब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये नहीं, ये करना है, मतलब हम उस पर क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस फेज में ये पता लगाते हैं समस्या क्या है, एनालिसिस फेज में पता लगाते हैं समस्या क्या है, लर्नर्स कौन है, हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं तो कौन है, ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, एनालिसिस फेज में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फेज़ कौन कौन से होते हैं हमने पिछले ही क्वेश्चंस में देखे थे। ये इन फेज़ की बात कर रहा है, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएट। और इसमें एनालिसिस फेज के अंदर हमारी कोई भी निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ADDI के विकास चरणों में क्या बनाया जाता है? मतलब अगर डेवलपमेंट फेज ऑफ ADDI, तो ADDI से हम लोग क्या क्रिएट क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ADDI के चरण, हमने ये भी देख लिया एनालिसिस फेज में हम लोग किसी भी समस्याओं का स्पष्ट करते हैं, लेकिन ADDI से बनाते क्या हैं? तो क्या बनाते हैं, कोर्स कंटेंट पाठ्यक्रम सामग्री बनाने के लिए हम ADDI का यूज करते हैं। डेवलपमेंट फेज में वास्तविक में कंटेंट तैयार की जाती है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा था डेवलपमेंट फेज, ये वाला जो डेवलपमेंट फेज पढ़ा था इसके अंदर एक्चुअल में कंटेंट तैयार किया जाता है, कंटेंट में कह सकते हैं नोट्स, PPT, वीडियो, मतलब पढ़ाने के लिए जो भी सामग्री आप यूज करें तो वो सारी चीज़ें, वर्कशीट, ये सारी चीज़ें कोर्स मटेरियल का निर्माण करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फेज ऑफ ADDI इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज़ टू बी लर्न? ADDI के किस चरण में ये परिभाषित करने की प्रक्रिया शामिल है कि क्या सीखा जाना है? मतलब हम किस फेज़ में ये कहेंगे कि क्या सीखा जाना है, किस पर, और ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ADDI से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। तो ADDI क्या बोल रहा है कि ये परिभाषित करना किस प्रक्रिया में क्या सीखा जाना है, ये किस फेज़ में होगा? तो इसका सही आंसर होगा एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में लर्निंग नीड की पहचान की जाती है। मतलब एनालिसिस जो फेज होता है उसमें ये देखा जाता है कि लर्निंग की में नीड की पहचान की जाती है, मतलब क्या आवश्यकता उसकी पहचान की जाती है, क्या सीखा जाना है, ये एनालिसिस का कार्य हो जाता है। क्या सीखा जाना है, ये एनालिसिस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ADDI के किस चरण में प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रियाएं विकसित की गई है? हमने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग किस फेज में होता है, हमने देखा शामिल मतलब जो परिभाषित प्रक्रिया है वो किस फेज में होती है। अब हम देख रहे हैं कि प्रशिक्षित करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित की जाती है प्रशिक्षकों को, मतलब जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है और लर्नर डेवलप की है वो किस फेज में विकसित की जाती है। तो
कोई भी चीज़ है उसको विकसित किया जा रहा है, मतलब उसको कब किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। किस फेज़ में, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ट्रेनिंग वास्तव में शुरू हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, ट्रेनिंग वास्तव में शुरू हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। इसमें इंस्ट्रक्टर की, मतलब पढ़ाने वाले की भी ट्रेनिंग होती है, लर्नर ओरिएंटेशन होती है कि हमारा लर्नर किस लेवल का है, उस हिसाब से हमें कोर्स डिलीवर कैसे करना है, ये सारी ट्रेनिंग इसके अंदर हो जाती है। कोर्स डिलीवरी शामिल होता है, लर्नर का ओरिएंटेशन शामिल होता है कि लर्नर किस तरह समझेगा, और इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग होती है इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिज़ाइनिंग फेज इन ADDI। ADDI में डिज़ाइन चरण का उद्देश्य क्या है। ADDI में जो डिज़ाइनिंग करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ये निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त किया जाएगा, मतलब हाउ लर्निंग विल बी अचीव्ड, हम कैसे उसको सीखेंगे, कैसे उसे प्राप्त करेंगे। तो डिज़ाइन फेज में ये तय किया जाता है, किसमें, डिज़ाइन फेज़ में। डिज़ाइन फेज़ में ये तय किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हम क्या चीज़ सीखेंगे, टीचिंग मेथड कौन सी होगी, असेसमेंट, हमारा जो एग्ज़ाम की जगह हम लोग बोलते हैं असेसमेंट, वो कैसे होगा, अर्थात सीखना कैसे प्राप्त होगा, हम कैसे सीखना शुरू करेंगे, ये चीज़ें आ जाती है। तो ये निर्दिष्ट करना सीखना कैसे प्राप्त किया जाता है डिज़ाइन चरण में। डिज़ाइन जो फेज़ हो गया, डिज़ाइन फेज़ जो हमने अभी आगे फेज़ पढ़े थे उसके अंदर डिज़ाइन फेज़ में ये प्राप्त करते हैं कि सीखा कैसे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की एक्टिविटी एनालिसिस फेज ऑफ ADDI। ADDI के विश्लेषण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य गतिविधि है। मतलब हम लोग जो ADDI का एनालिसिस फेज़, कौन सा फेज़ की बात कर रहे हैं, एनालिसिस फेज़ की। एनालिसिस फेज़ की जब बात कर रहे हैं तो कौन सी मुख्य गतिविधि होगी, तो इसमें होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये ऑप्शन थोड़ा सी गलत है, मतलब शिक्षार्थी और विशेषताओं की पहचान करना, ये क्वेश्चन इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। आइडेंटिफाइंग, इसका सही आंसर होगा आइडेंटिफाइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। आइडेंटिफाई लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब शिक्षार्थी विशेषताओं की पहचान करना। हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं तो किसका करेंगे, शिक्षार्थी जो हैं उनकी विशेषताओं की पहचान करेंगे। भाई कोई बच्चा किस में एक्सपर्ट होता है, कोई किस में एक्सपर्ट होता है, मतलब वो किस तरीके से समझ रहा है उसको पहचान करना। तो शिक्षार्थियों की विशेषताओं की पहचान करना। एक्चुअली क्या है, एनालिसिस फेज का महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि समस्या को समझना, प्रॉब्लम क्या चीज़ है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, समस्या को समझना है। क्या छात्रों को प्रैक्टिकल स्किल की कमी है, मतलब उनको प्रैक्टिकल स्किल चाहिए, या फिर थ्योरी नॉलेज कम है। पहले ये समस्या स्पष्ट करेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे कि प्रैक्टिकल करवाने, बच्चे को प्रैक्टिकल की ज़रूरत है या थ्योरी की ज़रूरत है, और उसके बाद हम उसको नॉलेज डिलीवर करेंगे। तो थ्योरी नॉलेज कम है तो हम उस पर वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है तो हम उस पर वर्क करेंगे। तो ये कह रहा है कि पहले समस्या स्पष्ट होगी और फिर उसका समाधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, What is the main focus of the implementation phase of ADDI? ADDI कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस क्या है, मेन क्यों ये फोकस किया जाता है, क्या कार्य है फोकस का? तो इसका कार्य है परियोजना को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। हम क्यों ADDI यूज कर रहे हैं, क्यों फेज ऑफ ADDI लगा रहे हैं, ऐसे ही करवा दें, ऐसे ही काम करें? तो हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट हो, मतलब वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। रियलिटी के अंदर, आप रियलिटी के अंदर अगर उसको करना चाहते हैं ADDI को के थ्रू, मतलब हम कोई टीचिंग है, कोई भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो रियल लाइफ के अंदर वो कैसे सक्सेस हो सकती है, इसके लिए हम ADDI मॉडल का यूज करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए, किसके लिए, वास्तविक रूप से लागू किया जाता है, यानी क्लासेस शुरू करना, सामग्री का उपयोग करना, ट्रेनिंग देना, इसके लिए हम लोग उसका कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस रहता है। इम्प्लीमेंटेशन का मुख्य फोकस क्या रहेगा कि ट्रेनिंग वास्तविक में शुरू हो जाए, क्लासेस शुरू हो जाए, सामग्री का यूज होने लग जाए, इसलिए हम लोग ADDI की इम्प्लीमेंटेशन फेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ADDIE मॉडल के किस चरण में योग्यात्मक मूल्यांकन शामिल है? योग्यात्मक मतलब समेटिव एवोल्यूशन। समेटिव एवोल्यूशन का मूल्यांकन कहाँ पे शामिल होता है? इवोल्यूशन में, मूल्यांकन में। योग्यात्मक मूल्यांकन करो चाहे कोई सा भी मूल्यांकन करो। एक्चुअली एवोल्यूशन या जो कह सकते हैं मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव और दूसरा होता है समेटिव। फॉर्मेटिव में क्या होता है? बीच बीच में टेस्ट है, आपको कुछ पढ़ाया और बीच बीच में आपसे पूछा गया है, तो समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन, ये कहाँ होता है? अंत में, लास्ट में आपसे अगर टेस्ट लिया जा रहा है, लास्ट में पूछा जा रहा है, तो ये बोल रहा है किस चरण में योग्यात्मक मूल्यांकन होता है। योग्यात्मक या समेटिव इवैल्यूएशन कब होता है? अंत में होता है। दोनों ही इवैल्यूएशन, चाहे फॉर्मेटिव आए चाहे समेटिव आए, ये ध्यान रखना, चाहे समेटिव आए चाहे फॉर्मेटिव आए, दोनों इवैल्यूएशन किस फेज़ में होंगे? इवैल्यूएशन फेज़ में। ये इसी के साथ में आज मैंने 20 क्वेश्चंस की सीरीज फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। आप इस वीडियो को देख के क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनका कंसेप्ट समझ जाओगे। तो अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लोगे तो एग्ज़ाम में अपने आप आपको आंसर याद होने लग जाएगा, आप आंसर टिक कर पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और ये ट्रेनिंग मैथोलॉजी पीओटी के वीडियो सभी ट्रेड CITS करने वाले सभी ट्रेड्स के लिए उपयोगी है। ओके, थैंक यू।